ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है चैप्टर में, हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया कि भाई एथिक्स सीख लेते हैं। ठीक है। और हमने ये समझा कि एथिक्स क्या होते हैं, बेसिकली क्यों इनकी जरूरत होती है। ठीक है। वो हमने समझा। फिर एक जो मेन चीज थी जो अपन ने पढ़ा, वो अपन ने थ्रेड पढ़ा है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स हो सकते हैं जिनसे कि आपकी इंडिपेंडेंस को और आपकी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है। ठीक है। एक बेसिक प्रिंसिपल जो आपका ऑडिटिंग का है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है। तो कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि उसके अगेंस्ट है, जो आप जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज होती है या आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है, उसको हम लोग थ्रेट कंसीडर कर रहे हैं। अब इस पूरे चैप्टर में ना इन्होंने सिर्फ और थ्रेड्स का डिस्कशन किया है। और अगर वो थ्रेड है तो उन थ्रेड से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे वो इन लोगों ने डिस्कस किया है। कैसे उस थ्रेड को हम लोग रिड्यूस करेंगे, कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये इस चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया है। तो थ्रेड्स का क्लासिफिकेशन है बेसिकली 5 एंड्स के अंदर। आपके फैमिलिटी थ्रेड्स होते हैं, आपके इंटिमिडेशन थ्रेड्स होते हैं, आपके एडवोकेसी थ्रेड्स होते हैं। ठीक है। और दो और थे, दो और क्या थे, एक बता दिया फैमिलिटी बता दिया मैंने आपको, एक इंटिमिडेशन बता दिया, एक एडवोकेसी बता दिया, एक सेल्फ रिव्यू थ्रेड हो गया, और एक कोई और रह गया जो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो 5 तरीके के अलग अलग थ्रेड्स आप लोगों के बेटा इसमें डिस्कशन किए। सुबह हमने मॉर्निंग में फैमिली जो सबसे पहला थ्रेड पढ़ने जो हमने चालू किया है वो फाइनेंशियल थ्रेड्स है ना। सबसे पहले हमने जो थ्रेड किया है वो फाइनेंशियल थ्रेड्स पढ़ने चालू करे थे। ठीक है। सुबह क्या पढ़ा था एक बार बता देता हूँ। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स हम लोगों ने पढ़ने चालू किए। ये अच्छा ये बताना ही रह गया था ना, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स। तो ये 5 तरह के थ्रेड होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड का मतलब वो थ्रेड कि जब ऑडिटर का अपने क्लाइंट के बिजनेस में इंटरेस्ट आ जाए, उसको खुद का इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है। तो ये एक मेजर थ्रेट है आपके ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस को लेकर के। अब किन किन के क्या क्या ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपका आपके क्लाइंट के बिजनेस में थ्रेट आ सकता है। एक हो सकता है उसमें से फीस एंड डिपेंडेंसी जब आपकी ज्यादा होती है, या आप अपने क्लाइंट से गिफ्ट्स लेते हैं। लोन्स एंड गारंटीज एक चीज हो सकती है। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है भाई। आ गया था समझ में, आता क्लियर है। तो अब सुबह कौन नहीं था, गर्विता नहीं थी, बाकी जूही नहीं, जूही थी या गर्विता सिंह कौन था। Sir, I was not present. हाँ जूही नहीं थी, तो गर्विता और मैविश थे सुबह। तो ये समझ में आ गया था भाई, क्लियर है समझ में। बस वैसे हालांकि सबने पढ़ ही रखा है पहले, ऐसा नहीं है पहले नहीं पढ़ा हुआ है, पहले ही पढ़ा है। बाकी समझ में आ गया था, क्लियर है यहाँ तक या Yes, सुनो। sir. चलिए। तो नेक्स्ट अब हम लोगों Yes. को, हाँ उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों को देखना है कि और कौन कौन से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स हैं। तो एक इन लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना। तो एक हम लोगों ने थ्रेड यहाँ पे इन लोगों ने डिस्कस किया, ओवरड्यू फीस। ठीक है। आप अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, उससे पैसा अपना टाइम पे ले। ठीक है। आपकी फीस एक टाइम एक अमाउंट से ज्यादा ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। इसको भी, ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपकी फीस ड्यू हो जाएगी, एक अमाउंट से ज्यादा ड्यू हो जाएगी, एक टाइम से ज्यादा ड्यू हो जाएगी, तो आपको ये रहेगा कि अगर इस बिजनेस को कोई नुकसान होता है, लॉस होता है, बिजनेस बंद हो जाता है, तो हो सकता है मेरी फीस भी मेरी रिकवर नहीं हो। ठीक है। ये चीज आ जाएगी। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो, है ना। तो बस इतनी इतनी सी बात ही है बस कि भाई आपको ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। तो फर्म में ऑल्सो ट्रीट द क्लाइंट फेवरेबली टू इश्यूज। आप करोगे क्या, आप करोगे ये, आप अपने क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहोगे, है ना। क्योंकि आपकी फीस उसके पास है, आपका पैसा उसके पास पड़ा है, तो आप चाहते हो कि यार एक बार मेरा पैसा निकल जाए, लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। तो आप अपने क्लाइंट को फेवरेबली ट्रीट करोगे, जैसा वो चाहता है वैसे ही ट्रीट करोगे, जैसा वो कहता है आप वैसे करोगे। तो आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। इसलिए एक अमाउंट से ज्यादा फीस आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है ना, सिंपल सा। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड मे बी क्रिएटेड इफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फीस इज नॉट पेड बिफोर द ऑडिटर रिपोर्ट्स फॉर द फॉलोइंग ईयर इज इशूड। ठीक है। टू मैनेज द थ्रेड द फर्म शुड obtain पार्शियल ऑफ फुल पेमेंट ऑफ द फीस। तो इस थ्रेड को मैनेज करने के लिए अगर कोई ड्यू है तो आपको अपना पुराना पैसा पूरा मांग लेना चाहिए, या उसमें से पार्शियल पेमेंट मांगना चाहिए। और अगर ड्यू है तो ऐसे केस में भी ये जो हमारा इसके लिए जो इन लोगों ने यहाँ पे सेल्फ वो क्या कहते हैं, सॉरी सेफ गार्ड बताया, वो ये बताया कि आपको एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है। और उससे अपनी ऑडिट को क्या कराना चाहिए, रिव्यू कराना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया।
यहाँ पे? Yes, sir. When the fees remain over for the year, the firm should consider whether the overall constitute a loan and whether it is appropriate to seek reappointment or continue with the engagement. चाहिए इम्पोर्टेंट बात, ये भी बात बोला कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी ज्यादा ओवरड्यू फीस हो गई है कि उसको अब आपको लोन कंसीडर करना लग गया है। ठीक है, और क्या अब ऐसे केस में मुझे वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू सी, क्या हमें वापस से रीअपॉइंटमेंट मांगना चाहिए या फिर इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना, सिंपल। नेक्स्ट आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ इंटरेस्ट कब क्रिएट हो जाएगा? जब आप अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में आ गए। तो देखिए, किसी भी तरीके का मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप आपका आपके क्लाइंट के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका भी नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ पे वो बात आएगी कि आपके साथ साथ आपकी नेटवर्क फर्म्स की में का भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने क्लाइंट के साथ कोई दूसरा मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कर सकते। ठीक है ना, इससे सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। A firm, network firm, or auditing member should not have a close business relationship with an auditor unless any financial interest is immaterial and the business relationship is insignificant to the client, the firm, or the auditing member. तो आपको किस किस को मना कर दिया इन्होंने यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप रखने के लिए? फर्म को मना कर दिया है और नेटवर्क फर्म को मना कर दिया। नेटवर्क फर्म क्लियर है क्या होता है? सुबह मैंने पढ़ाया था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, नेटवर्क जूही, नेटवर्क फर्म पता है क्या होता है? Sir, group ना subsidiary और वो. हाँ, ग्रुप सब्सिडरी तो ऑडिट फर्म की तो क्या ही होगी। ठीक है, ऑडिट फर्म का नेटवर्क कैसे क्रिएट होगा? वो नेटवर्क कंपनीज होती है, नेटवर्क फर्म थोड़ी सी अलग हो गई। जैसे से फॉर एग्जांपल कि एक ऑडिट फर्म है, अब उसमें तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, या फिर उसके एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप इनको ना। अब तीन वो मिलकर के काम कर रहे हैं, वो ऑडिट फर्म है। अगर यहाँ पे तो इस ऑडिट फर्म में से सी जो पर्सन है वो किसी और फर्म में भी पार्टनर है या और फर्म में भी यहाँ पे एसोसिएट है। ठीक है, तो ये वाली जो फर्म कंसीडर करी जाएगी वो उसकी नेटवर्क फर्म कंसीडर करी जाएगी। आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो जनरली ऑडिट फर्म्स में तो ऐसा होता नहीं है। होल्डिंग सब्सिडरीज वाली वो कंपनी, वो बिजनेस करने वाली फर्म्स जो होती है उनके अंदर होता है। ऑडिट फर्म इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही हो, डूइंग द बिजनेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं। और रिलेशनशिप सिर्फ सिग्निफिकेंट या मटेरियल रिलेशनशिप की बात बोली, इसका मतलब जो इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स हैं या इमटेरियल, अगर आपका कोई छोटा मोटा आप काम कर भी रहे हो उनके साथ में जो कि इमटेरियल, जिससे शायद लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। आगे समझ में यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लेकिन जब आप ये थ्रेट को कंसीडर करेंगे, जब आप इस थ्रेट का इवेल्युएशन करेंगे भी इस तरह का थ्रेट है या नहीं है, तो इन्होंने किस तरीके से इवेल्युएशन करना है, उसमें क्या चीज आपको ध्यान कंसीडर करनी है वो देख, ये इन्होंने बताया। ठीक है, फैक्टर टू कंसीडर व्हेन इवैल्यूएटिंग द थ्रेट इंक्लूड वेदर द परचेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द मटेरियल ड्यू। तो क्या आपने अपने क्लाइंट में, क्लाइंट जो आपका बिजनेस कर रहा है उससे जो भी चीज परचेज करी वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेज करी है, और वो कितना मटेरियल परचेज किया है? जैसे कि मान लीजिए, अब मेरी मैं नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी की ऑडिट करता हूँ। अब यार मेरे घर पे नेस्ले की डेयरी मिल्क जो है वो लोग खाते हैं या मैगी खाते हैं, तो मैंने भी उनका प्रोडक्ट परचेज किया है। लेकिन ये क्या, ये पहली बात तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेज किया गया, जैसे लोग आम आदमी उसके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वैसे मैंने भी खरीदा ना प्रोडक्ट, आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने परचेज किया। और दूसरा, ये इतना इनसिग्निफिकेंट, इतना इमटेरियल ट्रांजैक्शन है जिससे लोगों को, जिससे मेरी इंडिपेंडेंसी और ऑब्जेक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को दिखेगा भी सही ना कि मैं नेस्ले का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, तो भी लोग ये बोलेंगे कि, तो भी लोग ऐसा थोड़ा है कि देख लेंगे कि हाँ भी ये नेस्ले की डेयरी मिल्क खाता है तो ये, या ये मैगी खाता है तो जो ये पर्सन जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा या ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, है ना? यस और नो? नहीं बोलेंगे ना, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये एक हो सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ऐसे बात करूं तुमसे कि भाई, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई होलसेलर है जो नेस्ले से बहुत सारे गुड्स खरीदता है। अब होलसेलर तो बहुत बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हैं ना, यहाँ पे मटेरियल Yes, ट्रांजेक्शन हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो पर्सन क्या ऑडिटर हो सकता है क्या? वो पर्सन ऑडिट कर सकता है यहाँ पे? ये बताओ। no, sir.
नो सर। वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बहुत मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप में आ गया है। वो जो उसके क्लाइंट से परचेज कर रहा है वो एक बहुत मटेरियल, बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे चाहे भले नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है नहीं है, बट वो ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत मटेरियल। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है अगर ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कमर्शियल टर्म्स के ऊपर है और इनसिग्निफिकेंट इमटेरियल ट्रांजैक्शन है, तो ऐसे केस में चलेगा। द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन ऑडिट टीम रिप्रेजेंट अ मटेरियल द पर्सन शुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑडिट टीम और दे शुड बी रिड्यूस टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी ऑडिट टीम में ऐसा कोई पर्सन है जिसने कि आपके क्लाइंट के साथ ऐसे मटेरियल ट्रांजेक्शन किए, तो उस पर्सन को आपको अपनी ऑडिट टीम से हटाना पड़ेगा, या फिर उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आप इतने बड़े ट्रांजेक्शन क्योंकि करते हो तो उसको आप कम करिए। ठीक है, दोनों चीज करी जा सकती है, वैसे हटाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। चलिए आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस यहाँ पे सर। नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, तो अगर आपकी ऑडिट फर्म का कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय, कोई पार्टनर, कोई एसोसिएट आपको छोड़ करके यहाँ पे आपके क्लाइंट के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट होना चाहता है, या उस फ्यूचर में इस बात की चांसेस है कि वो आपकी फर्म छोड़ करके जाएगा और वहां जाके वो नौकरी करने लगेगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक तरीके का थ्रेट है सेल्फ, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपके क्लाइंट के बिजनेस के अंदर है ना भाई, उसका इंटरेस्ट आ गया क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी ऐसा करेगा। अगर मान लीजिए कोई वो जो काम, अगर वो कुछ कमियां निकालता है, तो हो सकता है उसकी पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है कि उसको कल को नौकरी नहीं मिले अगर आज की डेट में वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे यहाँ पे डेफिशिएंसीज उनकी बताता है या उनके काम में इंटरफेयर करता है, तो ये उसको डर रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा डर के, क्योंकि आप जानते हो कि भाई मुझे इन फ्यूचर इस अपने क्लाइंट की कंपनी में नौकरी में जाना है, तो आप क्यों जो है वो इस तरह की डेफिशिएंसीज दुनिया के सामने लाएंगे? आप करोगे ऐसा यहाँ पे, यस और नो? नो सर। नहीं करोगे ना। तो इफ द मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम हैज रीजंस टू बिलीव दे बिकम एम्प्लॉय, इफ द मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम has reason to believe they may become an employee of the client, will they will not wish to do anything to affect their potential future environment। इसके लिए फर्म को, कौन सी फर्म को, हमारी ऑडिट फर्म को प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी स्टैब्लिश करने चाहिए विच रिक्वायर इंडिविजुअल्स टू नोटिफाई द फर्म ऑन द पॉसिबिलिटी। तो आपको आपकी फर्म में बेटा इस तरह के पॉलिसी एंड प्रोसीजर, मतलब आपको ये आपकी फर्म में पॉलिसी होनी चाहिए, प्रोसीजर होनी चाहिए, आपको अपने अपनी ऑडिट फर्म में अपने साथ काम कर रहे लोगों को ये बताना जरूरी है, पहले से ही बताना पड़ेगा कि कल को भी अगर तुम उस कंपनी में, क्लाइंट की कंपनी में नौकरी करने जाना चाहते हो, तो आप ये पहले हमें बताएंगे। ठीक है, ताकि हम फिर आपको उसकी ऑडिट में नहीं लगाए। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। सिंपल सी बात है। यस सर। तो आपकी फर्म में इस तरह के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए जिससे कि ये इंश्योर हो कि इंडिविजुअल्स जो लोग उस कंपनी में जाना चाहते हैं नौकरी में, वो आपको पहले बता दें। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं बताया है और वो काम कर रहे हैं ऑडिट फर्म के अंदर और उस टीम की, उस क्लाइंट की ऑडिट भी उन लोगों ने करी है, तो ऐसे बात के पता चलते ही आपको उसको वहां से, इंडिविजुअल को वहां से टीम से निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और उसने जो अभी तक भी जो काम किया है, जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स उसने लिए हैं यहाँ पे ऑडिट में, उनको आपको अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से क्या कराना चाहिए, रिव्यू कराना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस यस। सर। ठीक है, द ऑडिटर वुड हैव इंसेंटिव। एक नेक्स्ट आ गया कंटीजेंट फीस, अ फीस विच इज डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पर अनसर्टेन आउटकम। ठीक है ना, अगर आपकी फीस अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है? अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वैसा तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आप अपनी फीस डिसाइड करके जाओगे कि भाई हमारी फीस ये होगी, इस फीस को लेंगे और हम काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करोगे काम, हाँ है ना, ये सुनो। यस सर। तो अगर आपकी फीस जो है वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फीस किसी पर्टिकुलर आउटकम के ऊपर डिसाइड होती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए और प्रॉफिट्स के ऊपर होती है, तो ऑडिटर वुड हैव इंसेंटिव टू इंश्योर अ पर्टिकुलर आउटकम इट इज अचीव इन ऑर्डर टू। क्या होगा कि उन्होंने बोल दिया भाई, जैसे से फॉर एग्जांपल कि हमारा अगर इतना प्रॉफिट रहता है, ठीक है,
आफ्टर ऑडिट प्रॉफिट अगर जो भी रहेगा उसके ऊपर हम आपको जो है वो फीस पे करेंगे, उसका वो सर्टेन परसेंटेज आपने बता दिया कि भाई 0.5% है, 0.1% है। बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 100 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, तो उन्होंने बोल दिया हम आपको 0.5% मतलब 50 लाख रुपए आपको फीस दे देंगे। तो ये उन्होंने बोला आफ्टर ऑडिट, तो आप क्या करोगे एज ऑडिटर? आपके दिमाग में बात आएगी कि यार कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, तभी मेरी फीस ज्यादा से ज्यादा होगी, ऐसा होगा, है ना? यस सर। तो ये इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर आउटकम जैसे प्रॉफिट्स आपने अगर के ऊपर बेस कर दिया फीस, तो हो सकता है कि ऑडिटर फिर एडजस्टमेंट्स को ओवरलुक करे, जहां पे उसको एडजस्टमेंट्स रिकमेंड करने थे, उनको बताना था कि भाई ये गलती हुई हुई है, इसको सुधारो, क्योंकि इससे प्रॉफिट कम होते हैं। तो वो उस तरीके के एडजस्टमेंट आप उसको रिकमेंड नहीं करोगे, आप उसको बताओगे नहीं कि हाँ भाई ये चीज। क्यों? क्योंकि आपका मन तो पैसों में लगा हुआ है, आपको लगा हुआ है इसका जितना प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा पैसा मेरे को मिलेगा। तो इस वजह से कंटीजेंट जो है उसके ऊपर बेस्ड आपकी फीस नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। फीस बेस्ड ऑन पर्टिकुलर आउटकम, दैट इज एग्जांपल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज, आर नॉट परमिटेड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। पर्टिकुलर आउटकम पे बेस्ड, ये हमारा 410 यहाँ पे जो एथिक्स का है वो ये कह रहा है कि भाई किसी भी केस में आपकी जो फीस है वो बेस्ड, वो कंटीजेंट नहीं हो सकती, वो पर्टिकुलर आउटकम पे बेस्ड नहीं हो सकती। ठीक है? आर नॉट परमिटेड फॉर नॉन अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट इफ द फी इज मटेरियल टू द फर्म। कंटीजेंट फीस आर नॉट परमिटेड फॉर नॉन अश्योर, इवन ये तो कह रहे हैं कि नॉन अश्योरेंस सर्विसेज के लिए भी प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है? अगर आप अपने क्लाइंट को कुछ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है भाई? ठीक है, जैसे आप उनके लिए अकाउंटिंग करते हैं या कोई दूसरी तरह की आप कोई सर्विस दे रहे हो जो कि ऑडिट से अदर देन है, तो उन सर्विसेज, क्योंकि वो आपका क्लाइंट है, आप उसकी ऑडिट भी करोगे, इस वजह से इवन दूसरी अगर आप कोई बेटा सर्विस दे रहे हो ना जो कि नॉन एश्योरेंस नेचर की है, उस केस में भी आप उसको उससे फीस जो है वो प्रॉफिट के बेस पे नहीं ले सकते, आप कंटीजेंट नहीं हो सकती। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, इफ द फी इज मटेरियल टू द फर्म, द आउटकम ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विस इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर जजमेंट रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ मटेरियल अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जिसका आउटकम, जिस नॉन अश्योरेंस सर्विसेज का आउटकम इस चीज के ऊपर डिपेंड है कि ऑडिट के बाद क्या होगा। ठीक है? उस केस में तो बिल्कुल भी उस सर्विसेज के लिए आप जो है वो फीस कंटीजेंट नहीं ले सकते। आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? लोन ऑफर टू एन ऑडिट टीम मेंबर। ये तो सिर्फ एग्जांपल है, छोड़ो। Audit team member working on the audit of a bank is offered a loan at a preferential rate due to their involvement with the audit। अब इस तरह का लोन परमिटेड है क्या? आपकी ऑडिट टीम के मेंबर को बैंक वालों ने बोला, आप बैंक की ऑडिट कर रहे थे, और बैंक के स्टाफ ने बोला आपके ऑडिट टीम मेंबर को कि भैया तेरे को लोन दे देंगे और प्रेफरेंशियल रेट पे देंगे। प्रेफरेंशियल रेट मतलब वो रेट हो गया, ठीक है, जो आम आदमी से अलग है। आम आदमी को दे रहे हैं 15%, 16% पे, तेरे को देंगे 6% पे, 7% पे। क्योंकि क्यों देंगे? क्योंकि तुम ऑडिट टीम में इन्वॉल्व हो। तो क्या इस तरह का लोन लेना हमारी ऑडिट टीम मेंबर को परमिटेड है क्या? क्या ये थ्रेट है हमारी हमारी ऑडिट टीम के मेंबर के लिए, हमारी ऑडिट पे हमारी इंडिपेंडेंसी पे ऑब्जेक्टिविटी के लिए थ्रेट है ये? सुनो, है या नहीं है? जल्दी यस बताओ। सर। यस सर। है, क्योंकि ये कमर्शियल टर्म्स के अंडर ऑफर नहीं किया। मतलब ऐसा होता है क्योंकि आप बैंक को, आपका काम लोन देना है, आपके पास लोग लोन लेने आते हैं, ऑडिटिंग मेंबर भी अगर आपके पास लोन लेने आता है तो वो लोन आप उसको दीजिए, लेकिन जैसे आप दूसरे लोगों को देते हैं वैसे दीजिए। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? आगे पे यस समझ यस में सर। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग यस सर। कंपनसेशन एंड इवेल्युएशन पॉलिसीज। इसके अलावा अब आ जाता है अगर कंपनसेशन एंड इवेल्युएशन पॉलिसीज। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। आपका आपके क्लाइंट के बिजनेस में सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होगा व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम इज इवैल्यूएटेड और कंपनसेटेड फॉर सेलिंग नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू दैट ऑडिट क्लाइंट। तो आपको क्या कंपनसेट किया जाना है, या आपके काम का मतलब आप सोचो कि आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, आपका क्लाइंट जो है, लेकिन आपको जो पैसा दे रहा है,
ठीक है, वो ऑडिट की जगह, मतलब ऑडिट के लिए जो दे रहा है वो दे रहा है, लेकिन नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी आप देते हो, उनके बेसिस पे वो आपको कंपनसेट करेगा। और एक वो कहते हैं ना कि भाई आपने काम अच्छा किया है, तो जब आप काम अच्छा करोगे तो आपको क्या किया जाएगा? क्या करते हैं हम लोग जब कोई काम अच्छा करता है तो उसको क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर वर्ड में दिमाग से उतर गया, क्या कहते हैं उसको? एनकरेज? Reward. नहीं नहीं, अरे यार कभी कभी हो जाता है, कोई वर्ड दिमाग से निकल गया तो निकल गया, अभी ध्यान नहीं आ रहा। पर तारीफ करना बोल सकते हैं, चलो ऐसे बोल सकते हैं ना हिंदी में। तो आपकी तारीफ इस बात पे नहीं हो रही कि आप ऑडिट कैसी कर रहे हो, बल्कि इसके ऊपर बेस्ड है, आपके काम का इवेल्युएशन इसके ऊपर बेस्ड है कि आपने वो नॉन ऑडिट सर्विसेज उसको या नॉन अश्योरेंस सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराई, है ना? तो अगर आपकी टीम मेंबर में कोई है ऐसा जिसका कंपनसेशन या जिसका इवेल्युएशन जो है वो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर होना है, तो ये भी अपने आप में थ्रेट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ ऑडिट के ऊपर नहीं है, उसका ध्यान वो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज पे है या नहीं है? यस और नो? सही नॉन इंश्योरेंस सर्विस को फीस नहीं मांगते क्या? नहीं मांगते ना नॉन अश्योरेंस, कोई भी काम करोगे आप अपने क्लाइंट के लिए तो पैसा तो लोगे, फ्री में क्यों करोगे? ओके सर। हाँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अभी हम बात कर रहे थे कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई ऑडिट टीम मेंबर है जिसके काम का इवैल्यूएशन या जिसके काम का कंपनसेशन उसको नॉन अश्योरेंस सर्विस जो उसने बेची है ऑडिट क्लाइंट को उसके बेसिस पर किया जाना है, ठीक है? अभी कोई पूछे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी दे दो, पैसा तो मिलेगा ही ना, क्यों नहीं मिलेगा? फ्री में क्यों काम करोगे किसी के लिए, पैसा लेकर के काम करेंगे, है ना? यस सर। हाँ। तो ये पूरी की पूरी ऑडिट फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑडिट टीम मेंबर की बात कर रहे हैं। इज क्रिएटेड व्हेन अ टीम मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। तो कह रहे हैं कि भाई ऑडिट टीम है आपकी, अब उसमें ए है, बी है, सी है, और तो ये सी जो है इसने हमारे क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी है, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है? A self-interest threat is created when a member of the audit team is evaluated on or compensated for selling non-assurance services to that client. The significance of the threat will depend on the proportion of the individual compensation or performance evaluation that is based on the sale of services, the role of the individual on the audit, and whether promotion decisions are influenced by the sale of such services. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बोला है। तो ये कह रहे हैं कि भाई सी को का काम का इवेल्युएशन, ठीक है, या फिर इसका कंपनसेशन, इसको जो मिलना है वो किस बेसिस पे मिलना है? वो इस बेसिस पे मिलना है कि ये नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड ना। हाँ, तो इसको जो मिलना है वो किसके बेसिस पे मिलना है कि भाई इसने नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी है। अच्छा देखो, ये एक चीज हो सकता है कि कंफ्यूज तुम लोग हो रहे हो कि सर ये इवेल्युएशन और ये कंपनसेशन देगा कौन? ये ऑडिट फर्म ही देगी। कौन देगी ये ऑडिट फर्म ही देगी। ठीक है, तो सी ने नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करी है,
सी ऑडिट भी कर रहा है, ठीक है। अब दोनों बातें हैं कि भाई एक वही क्लाइंट है जिसकी ऑडिट हो रही है, वही क्लाइंट है जिसको नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड दी गई, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो, कि भाई ये सर्विस, ये इवेल्युएशन या ये कंपनसेशन कर दे कौन रहा है सी को, ये उसकी ऑडिट फर्म ही देगी। कौन देगा उसको ये? जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये हमें तो। मेरी आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस हाँ, तो ये समझ में आया मैंने जो पढ़ाया अभी यहाँ तक ये चीज? सर एक बार वापस रिपीट कर देना। हाँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बताओ तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किसी ऑडिट टीम मेंबर के काम का इवेल्युएशन इस बेसिस पे किया जाना है कि उसने कैसी नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी है हमारे ऑडिट क्लाइंट को। एक बात तो ये, ठीक है, मतलब हमारा एक एम्प्लॉय है ऑडिट फर्म का, या पार्टनर है, या एसोसिएट है, जो भी है, इसका, इसको जो फर्म, हमारी ऑडिट फर्म, ठीक है, क्लाइंट नहीं देगा इसको पैसा, हमारी ऑडिट फर्म ही देगी इसको पैसा, क्योंकि ये तो हमारी ऑडिट फर्म का एम्प्लॉय है ना। किसका एम्प्लॉय है ये? सी, ये हमारी ऑडिट ऑडिट फर्म का फर्म। एम्प्लॉय है, ठीक है। आया समझ में, आया ना? यस। यस सर। तो यस सी, हाँ, सी के काम का इवेल्युएशन या सी को कंपनसेशन हमारी ऑडिट फर्म ही देगी। किसके लिए देगी? उसको नॉन अश्योरेंस सर्विसेज जो उसने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड करी है उसके लिए देगी, ठीक है। अब इससे भी एक कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होता है। अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कैसे क्रिएट होता है वो देख लेते हैं। पहले तो ये भाई सिग्निफिकेंस थ्रेड है कितना, द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल कंपनसेशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दैट इज बेस्ड ऑन। तो ये देखने पर कि भाई सी को कितना कंपनसेट किया जा रहा है, वो कंपनसेशन है कितना, या फिर वो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो कितना प्रोपोर्शन में उसका, मतलब उसके काम को, अगर उसको कल को प्रमोट किया जाना है, से फॉर एग्जांपल कि भाई उसका प्रमोशन हम लोगों को करना है, प्रमोशन इस बेसिस पे किया जाएगा कि भाई उसने वो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज कितनी अच्छी प्रोवाइड करी थी, ठीक है। तो ये दो चीजें आप देख लो कि भाई उसको इंडिविजुअल को उस काम के लिए कितना कंपनसेशन दिया जाना है, या फिर उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का कितना बड़ा पार्ट होगा वो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। उसके अलावा अगर वो पर्सन को आपने ऑडिट में भी इंक्लूड किया था तो उसका इंडिविजुअल का रोल क्या था, ठीक है। क्या कल को हम लोग उसको प्रमोट जो है वो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज जो उसने प्रोवाइड करी है उसके बेसिस पे करेंगे, ये जो है ये कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो होगा क्या, अब आप ये समझिए कि भाई इससे थ्रेड कैसे क्रिएट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। देखो, मैं ऑडिट फर्म में काम करता हूँ और मेरे को उन्होंने भेजा ऑडिट करने के लिए, भी उन्होंने मेरे को ही भेजा था, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी जो प्रोवाइड करनी थी वो भी मेरे को ही करनी थी। तो जब ऑडिट होगी, तो ऑडिट में जो मैंने काम किया हुआ है वहां पर नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी है, हो सकता है कि उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो जो मैं नहीं सामने आने दूं। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने ही वहां पे काम किया हुआ है, यस और नो। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज तो मैंने ही प्रोवाइड करी ना, मैंने ही वहां पे काम किया था पहले जाकर के, तो और जब मैं अपनी टीम की तरफ से ऑडिट भी करने आया हूँ तो हो सकता है कि मेरे काम को मैंने उतने अच्छे से नहीं किया हो, उसमें स्टेटमेंट्स हो जो कि मटेरियल हो जिनकी वजह से अराइज हुए हो, और मैं जो है उनको डिटेक्ट नहीं करूं। ये हो सकता है यहाँ पे या नहीं हो सकता, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो बोलो ना, गर्विता, महवेश, बात समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हो, इसमें इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। द फर्म शैल रिवाइज, अगर ऐसा है, द ऑडिट टीम मेंबर, अगर ऐसा है कोई आपकी टीम में ऐसा मेंबर है, तो ऐसे केस में आपको उसका कंपनसेशन प्लान और इवेल्युएशन प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। उस टीम, पहली बात तो वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा है तो उस इंडिविजुअल मेंबर को उस टीम से हटाना पड़ेगा, और उसने जो कोई भी काम किया है उस काम को अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से आपको क्या कराना पड़ेगा, रिव्यू कराना पड़ेगा, इतनी सी बात है। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? आ गया समझ में, आया ना, यस और नो? यस। ठीक है। और जबकि ये कह रहे हैं की ऑडिट पार्टनर्स, ठीक है ना, अगर ए, बी और सी ये तीनों आपस में की ऑडिट पार्टनर्स हैं, फिर इनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज है,
तो की ऑडिट पार्टनर्स ने अगर ऑडिट क्लाइंट को कोई नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि इनका इवेल्युएशन या इनका कंपनसेशन उस सर्विसेज के बेसिस पर किया जाएगा। आगे समझ में, shall not be evaluated on or compensated based on the success in selling their non assurance services to their client। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है ना, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल और थ्रेटन्ड लिटिगेशन। इसके अलावा यहाँ पर लिटिगेशन का कंसेप्ट इन लोगों ने बताया बिटवीन दी ऑडिट फर्म एंड दी ऑडिट क्लाइंट। तो आपस में अगर एक दूसरे के बीच में किसी तरह की कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, चल रही है या हो सकती है, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू प्रीवियसली आपने ऑडिट करी थी उसको लेकर के अगर कोई लिटिगेशन चल रही है या फिर हो सकता है भविष्य में हो, इससे भी बेटा जो है वो क्या क्रिएट होता है, इससे भी थ्रेट क्रिएट होता है। आ गया समझ में सिंपल चीज है तो, यस और नो? यस सर। ठीक है, इससे ऑडिटर की पार्शलिटी पे भी फर्क पड़ेगा और मैनेजमेंट भी रिलेवेंट बन जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराने में। ठीक है, आपस में एक दूसरे वैसे ही लड़ रहे हो तो मैनेजमेंट सोचेगा भी क्यों ही बात बतानी है सारी। ठीक है, अब ये इसका भी थ्रेड जो है वो किस चीज के ऊपर, इसकी ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट थ्रेड है, वो भी डिपेंड करता है कि भाई जो लिटिगेशन चल रही है या हो सकती है वो कितनी मटीरियल लिटिगेशन है। ठीक है, क्या लिटिगेशन प्रायर इंश्योरेंस एंगेजमेंट से रिलेटेड है, मतलब प्रीवियसली जब आपने ऑडिट करी थी उससे रिलेटेड है क्या, वो भी डिपेंड करता है। इट मे बी पॉसिबल टू कंटिन्यू अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड by discussing the matter with the client. If the litigation solves an individual, remove that individual from the engagement team or appropriate review। तो आपके पास सेफगार्ड्स क्या क्या है कि आप अपना काम कर सकते हो या आपको क्लाइंट से डिस्कशन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी टीम में कोई पर्सन है उसके साथ झगड़ा चल रहा है, वो उसके साथ लिटिगेशन है, तो आप उस टीम मेंबर्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और अगेन आप एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर लीजिए। ठीक है, अगर एडिक्वेट सेफगार्ड नहीं आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो आपको ऐसे ही उससे क्या कर लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे फैमिलियरिटी थ्रेड्स आ जाते हैं। अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स हो गए पूरे, नेक्स्ट हमारा फैमिलियरिटी थ्रेड्स है। फैमिलियरिटी मतलब जान पहचान होना। ठीक है, तो आप का ऑडिट क्लाइंट आपके उसके साथ कोई मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मटेरियल फैमिली रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए ना। फैम बहुत दूर का कोई रिलेटिव है तो एक बात अलग हो सकती है जिससे कोई लेना देना आपका नहीं है, ऐसे तो भाई काम कौन देता है ले दे करके। ठीक है, हम मेरे और आपके प्रोफेशन में एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, आपको काम आपके कि कहीं ना कहीं जो आपकी एक लार्जर फैमिली जिसको अपन बोलते हैं, भाई आपकी मेन फैमिली तो मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी ताऊ दादी, ये आपकी क्लोज फैमिली होती है। सबसे क्लोज फैमिली तो आप और आपके मम्मी पापा भाई बहन ये आपके रियल हो गए। फिर अगर चाचा ताऊ मौसी मौसा ये सब है तो ये लार्जर फैमिली का मतलब हो गया कि मतलब जो दूर के रिश्तेदार हैं आपके। ठीक है, मतलब जो थर्ड कजन्स में आ गए, सेकंड कजन्स में आ गए, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनको, तो उनसे ज्यादा कोई आपकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया तो भाई वही काम आपको ले दे करके देंगे। वो आपके कोई दूर के फूफा जी लगते हैं, कोई बहुत दूर के मौसा जी लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो आपको बोलेंगे हाँ भाई मेरी कंपनी में तुम ऑडिट कर लोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अब रिश्ते के उससे करना ही पड़ेगा, लेकिन काम तो आपको अल्टीमेटली देंगे क्योंकि इनिशियली वही देंगे भाई काम तो हमको सबसे पहले। हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो अनलेस एंड अनटिल मेरे को ये फील नहीं हो रहा कि मेरे को दबाव में काम करना पड़ेगा तब तक तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्यों अब होगा क्या कि क्योंकि अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स की फर्म की कंपनी की ऑडिट करोगे तो हो सकता है कि आप उसके आपके बहुत सिंपैथेटिक है या आप क्लाइंट पे बहुत ट्रस्ट करते हो, आप अपना प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म दूर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसलिए हमको फैमिली के उसमें नहीं ऑडिट करनी चाहिए। अब फैमिली थ्रेड्स देखो बहुत सारी चीजों से क्रिएट होते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो फैमिली के रिलेशनशिप से नहीं हो रहे, इन्होंने और भी कुछ चीजें बताई, वो इन सब चीजों से भी फैमिलिटी थ्रेड्स क्रिएट हो रहा है। जैसे कि फैमिली में जान पहचान होना भी एक बड़ी बात होती है, वो जान पहचान छोटी मोटी नहीं है लेकिन जब भी जान पहचान है। जैसे कि लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ अ सीनियर पर्सन, अगर आप अपने ऑडिट क्लाइंट में के किसी सीनियर व्यक्ति को, सीनियर पर्सन का मतलब जो सीनियर पोस्ट पे काम कर रहा है,
वो डायरेक्टर है, वो बोर्ड का मेंबर है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। तो इस स्तर पे अगर वो काम कर रहा है और उसको आप बहुत पहले से जानते हैं, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, तो इससे आपका जो है वो फैमिलिटी थ्रेड क्रिएट होगा, होगा नहीं होगा? यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि आप उस पर्सन को जानते हो बहुत टाइम से और आपको लगता है कि यार वो तो मुझे सब बात बता देगा, तो उससे आप अपना प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म लूज कर देंगे, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह सकते हैं। इवन ही कहते हैं कि इससे सिर्फ फैमिलिटी थ्रेड नहीं होता, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी क्रिएट होता है, क्योंकि may also be as result of the individual concerns about losing a long standing client। हो सकता है कि वो आपको बहुत पहले से जानता है, आपको लगता है कि यार इतना पुराना क्लाइंट है मेरा, इतने टाइम से हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं साथ में, और अगर जो है मैं ऑडिट में कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे इसको लॉस होगा, तो ये मेरे को हो सकता है कि इतने टाइम बाद ही मुझसे ऑडिट कराना बंद कर दे, तो उससे इवन एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट भी क्रिएट हो रहा है। आगे समझ में क्लियर है? यस और नो आप लोगों को? Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट अब जब इस तरह का थ्रेड है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुछ चीजें इन लोगों ने बताई है। पहले आपको देखना है कि भाई आप उस इंडिविजुअल रिलेशनशिप को, मतलब उस व्यक्ति को कितने टाइम से जानते हो, कितना क्लोज है वो आपका, ठीक है। द लेंथ ऑफ टाइम ऑन द ऑडिट टीम, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ द इंडिविजुअल, द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल हैड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द ऑडिट, ठीक है। तो एक तो चीज की भाई आप उस टाइम पर्सन को कितने टाइम से जानते हैं, द लेंथ ऑफ टाइम ऑन द ऑडिट टीम। ऑडिट टीम का मतलब हो गया कि भाई मान लीजिए कि भाई आप सब लोग नहीं जानते हो, लेकिन आपकी ऑडिट टीम में कोई पर्सन है, से फॉर एग्जांपल ए वो पर्सन है, तो वो ए जो पर्सन है वो कितने टाइम से ऑडिट टीम पे काम कर रहा है, ये एक चीज हो सकती है भैया, वो है ना। मान लीजिए भाई आप जान, हो सकता है वो जानता है लेकिन उसकी ऑडिट बहुत टाइम से वो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो तो अभी बेचारा नया नया आया है जिसको कि ऑडिट लगाया है, जानता हो सकता है वो पहले से, हो सकता है कि भाई वो उस पर्सन को पहले से जानता था, क्लाइंट को पहले से जानता था, लेकिन वो ऑडिट टीम में अभी आया है, ये भी चीज हो सकती है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, Yes, ठीक है, sir. इसके अलावा आपने कैसे उसके काम को डायरेक्ट किया, सुपरवाइज किया, रिव्यू किया है? द एक्सटेंड टू विद द इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द आउटकम, और वो आउटकम ऑफ द ऑडिट को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये सब चीजें देखने वाली होती है। इसके अलावा इन रिलेशन टू द ऑडिट क्लाइंट, ठीक है, तो ये वाली बातें तो इन्होंने इंडिविजुअल, द फर्म शुड कंसीडर इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल, तो हमारी फर्म में जो पर्सन है जो कि यहाँ पे ऑडिट क्लाइंट को लंबे समय से जानता है, ये सारे पॉइंट्स तो उसके बारे में हो गए, ठीक है। द लेंथ एंड क्लोजनेस ऑफ द इंडिविजुअल, ये कितने समय से इसको जानता है, ये कितने समय से हमारी ऑडिट टीम में था, ठीक है, किस एक्सटेंट तक जाकर के हमने इसको डायरेक्ट किया है, सुपरवाइज किया है, क्या कैसे हमने इसके काम को रिव्यू किया है, ठीक है, और ये ऑडिट के आउटकम को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये सब बातें तो हमारी ऑडिट टीम में काम कर रहे वाले पर्सन के रिगार्ड्स में आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। ऑडिट जो ऑडिट क्लाइंट है उसके रिगार्ड्स में, with the firm should consider whether the complexity of the subject matter has changed, whether the client management team has changed, structural changes, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि क्या ये आपको क्लाइंट के उसमें देखना है कि भाई जो भी सब्जेक्ट मैटर है, whether the complexity of the subject matter has changed, ये क्लाइंट के बिजनेस के बारे में बात बोली गई है कि उसका जो बिजनेस था या उसके बिजनेस में जो आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट था, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर उसमें कोई बदलाव आया है तो, ठीक है। आप उनको जानते तो बहुत पहले से हो, लेकिन अब उनकी जो कंपनी है, जो काम करने का उनका तरीका है, उनके यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उन सब चीजों में बदलाव हुआ है, ठीक है, ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। समझ में आया भी ये 3 पॉइंट यहाँ पे? यस और नो? yes, sir. जूही, Yes, मैं भी sir. समझ में आ गई बात यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको अपने क्लाइंट के उसमें देखने की भी, जो जो सब्जेक्ट अंडर ऑडिट है वो कितना कॉम्प्लेक्स था, उसमें क्या उसके कोई बदलाव आया है, क्लाइंट की मैनेजमेंट की टीम में कोई चेंज आया है, या क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर चेंज है। अब यहाँ पे सेफ गार्ड क्या से ले सकते हैं, आपको अपनी ऑडिट टीम के मेंबर्स को रोटेट करते रहना चाहिए। मतलब आप क्यों रोटेट करना चाहिए? क्योंकि आपकी एक लॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट ही नहीं हो, आपके ऑडिट टीम मेंबर्स की क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट ना हो। 1-2 साल मेरे एक पर्सन ने ऑडिट करी, फिर उसको हटा दिया, फिर नए दूसरे उसको लेकर के आ गए, फिर उसको हटा दिया, फिर तीसरे को लेकर के आ गए,
तो आप अपने ऑडिट फर्म के मेंबर्स को इतना टाइम ही मत दीजिए अपने क्लाइंट के साथ कि एक लॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट हो जाए। पहली चीज तो ये आगे समझ में, इस वजह से हमको रोटेट करना चाहिए, ये एक सेफ गार्ड है। आया भाई समझ में, आया ना, यस और नो? यस। ठीक है, उसके अलावा चेंज दी रोल ऑफ द इंडिविजुअल। अब आपके पास 3 मेंबर हैं, तो उसमें भी अगर वो मान लीजिए ऑडिट कर रहे हैं, तो उनके कामों में भी आपको हर साल क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, तो ए बी और सी जो है वो तीनों ऑडिट करने जा रहे हैं, एक ही क्लाइंट के पास जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने जो इस साल काम किया वो ए से नहीं कराएंगे, वो बी से कराएंगे। बी ने जो किया काम वो उससे नहीं करा करके सी से करा लेंगे, सी ने जो किया था उस बार ए को दे देंगे। तो इस तरीके से इवन आपको टास्क पे भी क्या करना चाहिए, नेचर ऑफ टास्क पे भी अपने जो ऑडिट फर्म के आपके एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? दोनों पॉइंट्स क्लियर है? आगे यस बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। यस। ठीक है, अगेन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर लीजिए, ऑडिट टीम के रिव्यू को, काम को रिव्यू करा लीजिए। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यूज आपको रेगुलर इंटरवल्स पे समय समय पर अपनी एंगेजमेंट के क्वालिटी रिव्यूज इंटरनली भी और एक्सटर्नली कराते रहने चाहिए। ये जनरल इन लोगों ने यहाँ पर सेफगार्ड्स बताया। लिस्टेड क्लाइंट के लिए ऐसा बोला गया क्योंकि भाई वो लिस्टेड क्लाइंट है, तो एंगेजमेंट पार्टनर EQR और अदर की ऑडिट पार्टनर मस्ट नॉट एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 7 क्यूमुलेटिव ईयर्स। ठीक है, आप अगर लिस्टेड क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो तो उसके साथ एंगेजमेंट पार्टनर को या एंगेजमेंट EQR को या की ऑडिट पार्टनर को 7 सालों से ज्यादा कंटिन्यूसली उसकी ऑडिट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैक्स है 7 साल बाद आपको रुकना पड़ेगा, आप लिस्टेड क्लाइंट की ऑडिट नहीं करेंगे। उसके बाद आपका कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट होता है। एंगेजमेंट पार्टनर के लिए 5 साल है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर के लिए 2 साल है, और की ऑडिट पार्टनर के लिए 2 साल है। 3 साल है और इसके लिए 2 साल है। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे दिया गया है, तो एंगेजमेंट पार्टनर किसी भी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो 7 इयर्स से ज्यादा ऑडिट कंटिन्यूसली नहीं करेगा। उसके बाद एक कूलिंग पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक 7 साल ऑडिट कर चुके हो तो 8 9 10 11 12 12th ईयर तक आप ऑडिट नहीं कर सकते उस क्लाइंट की, आप 13th ईयर से ऑडिट करोगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ, समझ में आ गया, आगे बढ़े? ठीक है, अच्छा, कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए कुछ इन लोगों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। देखो, कूलिंग ऑफ पीरियड के द इंडिविजुअल शेल नॉट बी एन एंगेजमेंट टीम मेंबर। तो अब क्या होता है कई बार कि मैं ए फर्म में काम कर रहा था, ठीक है, यहां से मैं 7 इयर्स पूरे कर चुका हूं। ठीक है, फिर मैं क्या किया, एक बी फर्म में चला गया, मैं यहाँ आ गया। ठीक है, अब बी कर रही है ऑडिट, ए ऑडिट कर ही नहीं रही है, बी ऑडिट कर रही है, लेकिन इसका एंगेजमेंट पार्टनर हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं पहले दूसरी फर्म में था इसलिए मैं आपके यहाँ पे आता था ऑडिट करने के लिए, अब मैं दूसरी फर्म में हूँ इसलिए आपके यहाँ पे आ रहा हूँ। तो 7 इयर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए ना, तो ना तो यहाँ आप ऑडिट कर सकते थे ना यहाँ आके ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन में एंगेजमेंट टीम के मेंबर नहीं हो सकते। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। Yes. ठीक है, तो ना तो आप एंगेजमेंट टीम के मेंबर रहेंगे, ना ही आप एंगेजमेंट टीम या क्लाइंट के साथ किसी तरह को कोई कंसल्ट करेंगे। शैल नॉट कंसल्ट विद द एंगेजमेंट टीम, और मतलब एंगेजमेंट टीम को किसी तरह का कंसल्टेशन भी नहीं देंगे, ना क्लाइंट को देंगे। ठीक है, ना ही आप कोई भी दूसरी अदर प्रोफेशनल सर्विसेज टू दी ऑडिट क्लाइंट, ना ही दूसरी तरह की कोई प्रोफेशनल सर्विसेज आप ऑडिट क्लाइंट को दे सकते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल, शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज टू दी ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट छोड़ो, आप उसके लिए और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। वो कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसमें आपको उस क्लाइंट से एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर थे, तो 5 साल का डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। और ना ही आप एक रोल ऐसा कोई लोगे विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन विद द सीनियर मैनेजमेंट और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द आउटकम। तो ऐसा कोई रोल आप नहीं लेंगे जहां पे उस कंपनी के, उस क्लाइंट के सीनियर मैनेजमेंट के साथ आपको इंटरेक्ट करनी पड़े, बात करनी पड़े, या आप आउटकम ऑफ द ऑडिट इन्फ्लुएंस कर सके। ये स्पेसिफिकली मना है बेटा। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे?
Yes, sir. ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में की ऑडिट पार्टनर को, नॉट एंगेजमेंट पार्टनर को, की ऑडिट पार्टनर को परमिट किया जा सकता है 1 साल का एक्सटेंशन, अगर ऑडिट क्वालिटी की मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो सिर्फ ये की ऑडिट पार्टनर के लिए किया, ये एंगेजमेंट पार्टनर के लिए नहीं किया। तो एंगेजमेंट पार्टनर को तो अगर टाइम हो गए 7 ईयर्स, तो आपको वहां पे ब्रेक कर देना पड़ेगा, अब आप आगे ऑडिट नहीं करोगे। लेकिन की ऑडिट पार्टनर को अगर हुआ है टाइम, ठीक है, पूरी एंगेजमेंट टीम को नहीं हुआ, एंगेजमेंट पार्टनर को नहीं हुआ 7 ईयर्स, तो ऐसे केस में इसको 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। चलिए, आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अगर कोई कंपनी पहले पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं थी और वो बाद में लेटर ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बन गई, तो अगर कोई उसकी ऑडिट पर्सन प्रीवियसली कर रहा था, तो वो जो प्रीवियसली, जब वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं थी, तो वो टाइम हम लोग तब भी कंसीडर करेंगे। आ गया समझ में? अब मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, लेटर ऑन वो पब्लिक लिमिटेड हो गई, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक्स नाम का ऑडिटर ने 4 साल वहां पे ऑडिट करी है। अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चुकी है, तो क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी करने के बाद वो वापस से उसकी 7 ईयर्स कंटिन्यूसली ऑडिट कर सकता है, या सिर्फ बचे हुए 3 साल ऑडिट करेगा? कितने साल करेगा ऑडिट? जल्दी बताओ, कितने साल ऑडिट करेगा? 3 साल। 3 साल ही करेगा ना? सबको समझ में आ गया Yes, है यहाँ पे, हाँ या ना, ये सुनो। sir. ठीक है, तो आप चाहे उस कंपनी जो कि पहले प्रीवियसली पब्लिक इंटरेस्ट नहीं थी, बाद में हुई है, तो भी हम आपका टाइम कंसीडर करेंगे। अगर कोई की ऑडिट पार्टनर पहले किसी डिफरेंट टीम में था, बाद में किसी डिफरेंट टीम में आया, मतलब आप पहले किसी और दूसरी ऑडिट फर्म में थे, अब आप छोड़ करके दूसरी, तो भी ये कंसीडर किया जाएगा। मतलब आप पहले ए फर्म से 4 साल कर चुके हो, अब आप उसे छोड़ करके आप बी फर्म में आ गए, तो भी आप बचे हुए 3 साल ही ऑडिट कर सकते हो उसकी। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ, समझ में आ गया, आया ना, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो यस की सर। ऑडिट पार्टनर अगर किसी प्रायर फर्म में रह करके ऑडिट कर चुका है हमारे ऑडिट क्लाइंट की, तो टाइम हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा। एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी मे प्रोवाइड एन ऑडिट फर्म विद एन एग्जम्पशन फ्रॉम पार्टनर रोटेशन if the firm does not have sufficient people with the necessary knowledge and experience to enable the part। अच्छा, ये देखो, आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है प्रोविजन, क्योंकि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, तो ये उसके लिए बना हुआ है, वो भी अगर लॉ परमिट करता है तो, है ना, इफ इट इज नॉट लॉ, क्योंकि ये तो सिर्फ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे, तो हमारे देश में तो कंपनीज लॉ बना हुआ है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं होता है तो ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी इस पीरियड में आपको थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन दे सकती है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब हमारा क्या क्या बच गया है, कुछ रिक्रूटमेंट ज्यादा बचा नहीं है, कल सुबह पढ़ लेंगे अभी चैप्टर बचा हुआ, मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो ही जाएगा, ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो बता दो। No, sir. चलो फिर कल सुबह इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस वीक हमारे 4 चैप्टर तो पूरे हो गए, हम लोग लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस वीक, ये टारगेट अपन लोग लेके चल रहे हैं कि नेक्स्ट संडे तक हम लोग इसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस इस 4 चैप्टर से रिलेटेड सब कर लें। फिर नेक्स्ट 10 डेज का हम लोगों का नेक्स्ट 4 चैप्टर का टारगेट हो जाएगा, है ना, अगले 10 दिन में उसके नेक्स्ट हम लोगों के 4 चैप्टर का टारगेट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। चलो, और कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. ठीक है ना, वीडियोस में अभी डालता हूँ तुम्हारी मॉर्निंग वाली का। ठीक है, यस चलो, सर। बाय, गुड नाइट।